दोस्तों, पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिहार में आगामी आपदा प्रबंधन को लेकर जनप्रतिनिधियों को क्या दिशा निर्देश दिया गया है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों सहित हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मियों को संबोधित करिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी जनप्रतिनिधियों सहित हमारे सभी पदाधिकारी और धन्यवाद सर। आप सभी जनप्रतिनिधि निदेशक महोदय और इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के उपरांत पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी जो भी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से, और हमारे बीच में श्री बंकू बिहारी सरकार जी हैं जो बिहार यूनिसेफ पटना से हैं, और आप जो है आपको इस सेशन के आरंभ में हम सर से निवेदन करेंगे कि ये जो आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और हम लोग क्यों रखे गए हैं, इसके बारे में आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं श्री बंकू बिहारी सरकार जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डायरेक्टर पंचायत राज विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और पंचायती राज विभाग के हमारे जितने भी अधिकारी और पंचायती राज संस्थान से जितने भी जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम सब ये जानते हैं कि अगर हम बिहार की बात करें तो ऐसी कोई आपदा नहीं है जो बिहार में नहीं आती है। और अगर विगत कुछ दिनों की अगर हम बात करेंगे तो हम सब ये देख रहे हैं कि बिहार में एक नई प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। न तो बाढ़ की स्थिति है, न तो सुखाड़ की स्थिति है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो लाइटनिंग या जो ठनका गिरने की घटनाएं काफी हो रही है, और जिससे कि निश्चित तौर पे जो है कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, हमारे नीतीश कुमार जी, वो भी काफी दुखी हैं कि लाइटनिंग की वजह से या ठनका की वजह से इतने लोगों की जो मौत हो रही है, हम लोग इसके निदान कैसे कर पाए। आपदा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक नारा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी आपदा की बात करें तो आपदा का जो नुकसान है उसको निश्चित तौर पे कम किया जा सकता है यदि हम आपदा को झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब बिहार में अगर सबसे बड़ी जो आपदा अभी मानसून सीजन की बात करेंगे, जिनमें निश्चित तौर पे खतरा है, वो अलग बात है कि अभी जो है कि बिहार भगवान की दया से बाढ़ की विभीषिका से बचा हुआ है। लेकिन अभी जो मौसम का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के महीने में बिहार में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो अगर बाढ़ आने की संभावना होती है तो निश्चित तौर पे हमें उसकी बाढ़ आने के पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। बाढ़ आने के बाद जो कुछ भी करना है वो बाढ़ को करना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान को झेलना है। यही वजह है कि हम लोग का जो पूरा जो प्रयास है वो जो है कि जो है आपदा पूर्व की तैयारी के ऊपर है। बिहार में हम सब ये जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ की जो पूरी प्रकृति है वो बदल गई है। पिछले अगर आप 2016 से बाढ़ की अगर बात बिहार में देखेंगे तो बिहार में जो पहले एक तरीका हुआ करता था कि बारिश हो रही है, नदी का पानी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है कि आप उसको देख भी रहे हैं कि हाँ, नदी का पानी बढ़ रहा है। आपको भी एक अंदाजा हो जाता है कि हमारे गांव में, हमारे खेतों में, खलिहानों में कब तक पानी घुस जाएगा। लेकिन अब जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। अब अचानक बहुत ज्यादा बारिश होती है और अचानक से बाढ़ आ जाती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्लैश फ्लड बोलते हैं। और अगर आप 2016 से लेकर के 2021 तक का जो बाढ़ का आंकड़ा देखेंगे तो 2016 में बहुत बड़ी बाढ़ आई, 2017 में भी आई, 18 में सूखा पड़ा, बाढ़ तो नहीं आई, 19 में बाढ़ आई, इसी तरह से 20 में और 21 में। एक तो ये फ्लैश फ्लड आने की जो परंपरा है ये बिहार में नई शुरू हुई है कि बारिश ज्यादा होगी अचानक से, और 2-3 दिन के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा, और आपका पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाएगा। दूसरी एक जो परिवर्तन आए हैं जो निश्चित तौर पे जो है कि अच्छी नहीं है। बिहार में ज्यादातर जो बाढ़ है वो अगस्त या सितंबर के महीने में आया करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ की जो आने की जो संभावना है वो जून के महीने से शुरू हो गई है। अगर आप 2020 की बात करेंगे तो 2020 में जून के जो है कि तृतीय सप्ताह में बाढ़ आई थी। 2021 की बात करेंगे तो जून के दूसरे सप्ताह में बाढ़ आई। यानी कि अब कभी भी बाढ़ आ सकती है और अचानक से भी बाढ़ आ सकती है। ये एक नया परिवर्तन बिहार में हुआ है
जिसको कि हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को करनी है। अब हम बात आते हैं कि आखिर तैयारी की हम बातें क्यों कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन में एक बात ये कही जाती है कि समुदाय जो है कभी भी जब भी आपदा आती है तो आपस में जो मदद करने के लिए सबसे पहले जो खड़े होते हैं वो होते हैं आपके पास पड़ोसी या फिर समुदाय के खुद के लोग। हम जो भी विभाग के लोग हैं, चाहे हम यूनिसेफ से हैं या फिर हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, पंचायत राज विभाग के बहुत से पदाधिकारी बैठे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं आपके पास बाद में आएंगे, जबकि हमारी जो पंचायत है, जो कि लोगों की सबसे नजदीक की सरकार है, वो सबसे पहले समुदाय के बीच में खड़ी होगी। तो ये एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो आप हमेशा से निभाते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी निभाएंगे। दूसरी बात कि समुदाय को अपने इलाके की जितनी ज्यादा जानकारी है, उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम लोग अलग अलग स्तर पे काम करते हैं, लेकिन आप अपने पंचायत के बारे में बखूबी जानते हैं कि आपके पंचायत में वो कौन से इलाके हैं, वो कौन से टोले हैं, जहां पर या कौन सा समुदाय है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसी तरह से आपको ये भी पता है कि आपके समुदाय में वो संसाधन कौन कौन से हैं, जिनकी मदद से आप जो है कि लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, लोगों को जो है कि नुकसान होने से बचा सकते हैं। एक तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि आपदा प्रबंधन में जिस चीज को हम लोगों को ज्यादा जोर दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे मैं इसके लिए जो है कि निदेशक पंचायत राज विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, वो है कि एक नई प्रकार की प्रवृत्ति कहिए या फिर एक कल्चर हमें विकसित करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि तैयारी का कल्चर। कि अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे तैयारी करें। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जब भी आप मोटरसाइकिल लेकर के अगर रास्ते पे निकलते हैं तो आप हेलमेट लेकर निकलते हैं। क्यों लेकर निकलते हैं? आप ये सोच करके निकलते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम जो है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हेलमेट आपकी जो है कि सर की रक्षा करेगी। अगर आप 4 व्हील में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो है कि सीट बेल्ट लगाने की बात कही जाती है और सीट बेल्ट लगाते हैं। आपके गाड़ियों में तो अब तो जो है कि एयर बैग्स वगैरह भी आते हैं कि अगर गाड़ी का टक्कर भी कहीं किसी से हो गया तो आपकी जो एयर बैग है वो आपकी रक्षा करेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तैयारी का पार्ट है। तो हम लोगों को ये देखने का जरूरत है कि चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे ठंडा की बात हो, चाहे नाव दुर्घटना की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर के तैयारी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और तैयारी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ही कठिन कार्य नहीं है। अगर हम इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने अभ्यास में हम शामिल करें। कैसे शामिल कर सकते हैं? कि हम सबको ये पता है कि बाढ़ कब आती है, हम सबको ये पता है कि ठंडा कब गिरता है। अगर आप देख रहे हैं कि मौसम खराब है और अभी नहीं निकलना चाहिए, फिर भी क्यों हम बहादुरी करके निकलते हैं, और जिसकी वजह से हम ठंडे की चपेट में आए थे। अभी इसी सप्ताह में 3 दिन पहले जो है एक साथ हमारे राज्य में लगभग 21 लोगों की मौत जो है वो ठंडा गिरने से हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसे जितने भी परिवारों में लोगों की मौत हुई है, अगर वो अपने परिवार के जो है कि एक लौते हैं जो कमाई का साधन है, तो निश्चित तौर पे जो है कि किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं है, पूरा का पूरा परिवार जो है कि वो बिखर जाता है। तो जबकि ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। तो अगर हम लोग कहें कि अगर पंचायत में जो मोटा-मोटी जो तैयारी की बात है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका विस्तार से हमारे जो साथी हैं वीरेंद्र पांडे जी चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप सबको अपने पंचायत में पता है कि आखिर वो कौन से टोले हैं, वो कौन से मोहल्ला है, वो कौन सा समुदाय है जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अगर आपने उसकी पहचान कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि अगर ऐसे समुदाय के साथ आपको बैठना पड़ेगा, उन टोलों में जाना पड़ेगा, जा करके उनके साथ एक बैठक करिए और बैठक करके ये बताइए कि भाई आप अगर कहीं भी बाढ़ आती है तो आपका इलाका सबसे निचला है और आपके इलाके को डूबने की संभावना है, तो फिर आप लोगों ने क्या-क्या तैयारियां की है? क्योंकि वो भी हो सकता है कि हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, बाढ़ आएगी तो सरकार हमारी मदद करेगी। ठीक है, सरकार कुछ भी मदद करे, कितनी भी मदद करे, लेकिन सरकार आपके पूरे नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपने तैयारी नहीं की है, चाहे आपका मकान ढह जाएगा, चाहे आपके घर में रखे हुए अनाज खराब हो जाएंगे, आपके जरूरी कागजात बह जाएंगे और साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये जरूरी है कि जो लोग ऐसे हाथों में हाथ धर के बैठे हैं, उनके बीच में आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, एक अलग जगाने की आवश्यकता है। तैयारी को लेकर के उनसे चर्चा करें कि आप लोग अपने सामानों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप लोगों ने कोई एक वैकल्पिक अगर जगह का चुनाव नहीं किया है, तो आप उनको बता सकते हैं कि वैकल्पिक जगह कौन सी हो सकती है, जहां पर आप जाकर के पहले से ही शरण ले सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो क्या आपने जो है कि अपने पास में जो है कि कोई तारपोलिन सीट है या प्लास्टिक की सीट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको इकट्ठा करके रखिए। अगर आप वहां जाते हैं तो तुरंत आपको कोई पानी या फिर खाना नहीं देगा, कम से कम आपके पास कुछ दिनों का अपना अनाज वगैरह होना चाहिए। तो जिसके बारे में भी पांडे जी विस्तार से आपको बताएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो तैयारियां की हैं, जिनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, न कि लोगों को निर्भर रहना चाहिए कि सरकार के लोग हर चीज करेंगे। क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो आप अगर इंतजार करेंगे कि भाई सरकार के लोग नाव लेकर के आएंगे, हमको निकालेंगे, जबकि आपके गांव में पहले से ही बहुत सी नावें होती हैं, तो क्यों नहीं उन नावों को की मरम्मत पहले से कर ली जाए, उनकी गहनी पहले से कर ली जाए, जिससे कि सरकारी नाव का इंतजाम न किया जाए, नुकसान को कम किया जा सकता है। दूसरी बात
आप अपने पंचायत में ये देख सकते हैं कि बाढ़ अगर आती है तो उससे और क्या-क्या नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके पंचायत में कोई आंगनवाड़ी सेंटर है, क्योंकि आपके पंचायत में हो सकता है कि अगर 10 वार्ड है तो हो सकता है कि 8 या 9 आंगनवाड़ी सेंटर या 10 आंगनवाड़ी सेंटर है। तो आपको देखने की जरूरत है कि क्या वो कौन-कौन सा आंगनवाड़ी सेंटर है जो बाढ़ में डूब सकते हैं या फिर उनके सामान का नुकसान हो सकता है। उन आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ आप एक बैठक कर सकते हैं। बैठक करके आप उनको समझा सकते हैं कि देखो हमारे इलाके में ये निचला इलाका है और तुम्हारा आंगनवाड़ी सेंटर प्रभावित हो सकता है। तो क्यों नहीं तुम पहले से ही कुछ-कुछ तैयारी कर लो, अपने सामान को सुरक्षित कर लो, जिससे कि सरकार के द्वारा जितनी भी सामग्री आपको दी गई है, उनका कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर नुकसान होगी, तो उसकी भरपाई करने में महीनों लग जाएँगे और अगर भरपाई नहीं होगी, तो उन आंगनवाड़ी सेंटर में जो छोटे-छोटे बच्चों को और जो गर्भवती या धात्री माताओं को जो सेवाएँ मिलती हैं, वो सेवाएँ फिर वो वहाँ से नहीं मिल पाएँगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके गाँव में अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र है, अगर वो प्रभावित होता है, तो उसको भी पहले से ही तैयारी करके उसमें जितनी भी सामग्रियाँ हैं, उनमें जो भी मशीन वगैरह है, जो रिकॉर्ड वगैरह है, जैसे कि बच्चों के जो है कि आपके टीका का कार्ड हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, इन सबको पहले से सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपका पंचायत भवन भी अगर जो है कि प्रभावित हो सकता है, तो आपको अपने पंचायत भवन में जितने भी आपके ज़रूरी कागज़ात हैं, उन सबको आप जो है कि उसको सुरक्षित जगह पे रखें। अगर आपका पंचायत भवन रिलीफ सेंटर बन सकता है, तो अपने पंचायत भवन में ये देखें कि वो क्या-क्या इंतज़ाम है जिसको आपको कराने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जिनके बारे में आप जो है कि अपने पंचायत में चर्चा करें, मीटिंग करें और उन चीज़ों को तैयारियाँ करवाएँ। और सिर्फ चर्चा और मीटिंग ही नहीं, जब तैयारी हो जाती है तो उसका एक रिव्यू भी करें कि जो हमने बातचीत की थी उनमें क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या चीज़ें नहीं हो गई हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पंचायत में विद्यालय है, तो आपको देखने की आवश्यकता है कि अगर वो विद्यालय पानी में डूब सकता है, तो फिर उस विद्यालय में जितनी भी सामग्रियाँ हैं, क्या उसको हम ऊपरी तल पे रखवा सकते हैं क्या? क्योंकि विद्यालय में बहुत तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अनाज होता है मिड डे मील का, इसी तरह से जो है कि वहाँ पे कुर्सी, मेज़ है, बच्चों के बैठने के लिए चटाई है, इन सभी सामानों की सुरक्षा करवाई जा सकती है और इसके लिए आपको सिर्फ विद्यालय को इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता है। तो हमने ये कुछ मोटा-मोटी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में बताई हैं, तो मेरा आग्रह आप सभी लोगों से होगा कि आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, आपका नुकसान या आपका जो कष्ट है किसी भी प्रकार की आपदा में निश्चित तौर पे बहुत ही कम होगा और अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है कि हम सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और ये सोचे कि सरकार आएगी, सरकार हमारे नुकसान की भरपाई करेगी, सरकार हमको खाना देगी, सरकार हमको रहने की जगह देगी, सरकार जो है कि जब बाढ़ में हमारा मकान बह गया, उसका मुआवजा देगी। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और जिससे कि सरकार को जो है कि के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कि एक वो नहीं पड़े कि लाखों लोगों को सरकार को देना पड़े, जिससे वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी सरकार का जो प्रयास है, विकास के कार्य के लिए जो धन रखा गया है, वो धन जो है कि इस प्रकार के कार्यों में चला जाता है। जबकि आप इस तरह के नुकसान को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। और एक अंतिम बात, जो भी आप तैयारी करें या बैठक करते हैं, तो आप प्लीज़ ये मुड़ करके देखिए कि आपने जितनी बातें कही हैं, जितनी तैयारियों की बातें कही हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो तैयारी हो पाई है और क्या-क्या तैयारी नहीं हो पाई है। जो नहीं हो पाई है, उसको लेकर के फिर से चर्चा करिए और ये जानने का प्रयास करिए, आखिर वो तैयारी क्यों नहीं हो पाई है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ जुड़े हुए हैं, आप निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने इस अच्छे कार्य को जारी रखें। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, तो जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। तो अगर आप अपनी प्रक्रिया में जो भी आपदाग्रस्त आपकी पंचायतें हैं, अगर आप उनमें बेहतर पंचायत जो है कि तैयारियाँ करते हैं, नुकसान कम होता है, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा और मैं पंचायती राज विभाग से भी ये आग्रह करूँगा कि ऐसी पंचायतें जो तैयारी में अव्वल निकल कर के आती हैं, अगर उनको जो है कि सम्मानित किया जा सके, उनको पुरस्कृत किया जा सके, तो मुझे लगता है कि एक फिर ये नई प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।